परमार एसएससी बुक फैटमैन। फैटमैन में हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल सेक्शन। भूगोल में आगे पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक है हमारा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में पढ़ना है अंतर्जात प्रक्रियाएं, भू आकृतियां निक्षेपणात्मक और अपर्दनात्मक। तो जो भी भू आकृतियां जो है वो निक्षेपण से बनते हैं या फिर अपर्दन से बनते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भू आकृति विज्ञान और भू आकृतियां। तो भू आकृति को क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। भू आकृति एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित है। सभी भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है वो दो प्रकार की शक्तियों के कारण होती है, एक अंतर्जात बल के कारण और दूसरा बाह्यजात के बल के कारण। अंतर्जात बल जो है वो आंतरिक रूप से लगता है और बाह्यजात बल जो है वो बाहरी से लगता है। पृथ्वी की सतह पर और उसके नीचे पानी के वितरण और गति का अध्ययन, साथ ही पानी की उपलब्धता और स्थिति पर मानव गतिविधि के प्रभाव का अध्ययन जो है वो जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी कहलाता है। अंतर्जात प्रक्रियाएं यानी इंडोजेनिक। अंतर्जात प्रक्रियाएं क्या होती है? ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो अंतर्जात शक्तियों के कारण होती है। पृथ्वी पर सभी राहत विशेषताएं यानी रिलीफ फीचर्स जो है वो अंतर्जात और बहिर्जात बलों के अधीन होती है। उदाहरण के लिए हिमालय, अरावली। हिमालय की बात करें तो ये लगातार बढ़ रहे हैं, यानी अंतर्जात शक्तियां जो है वो बाह्यजात शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अरावली की बात करें तो ये लगातार घट रहे हैं, यानी बाह्यजात बल जो है वो अंतर्जात शक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अंतर्जात बलों को अपनी ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से मिलती है। संवहन धारा करंट जो है वो, इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अंतर्जात बलों के प्रभाव क्या क्या है? तो अंतर्जात बलों के कारण पटल विरूपण होता है। अंतर्जात बलों के कारण ज्वालामुखी आता है। तो पहले पढ़ेंगे पटल विरूपण के बारे में। तो यह पृथ्वी की पपड़ी के विरूपण और गति की प्रक्रिया है। ये गति भूवैज्ञानिक समय अवधि में बड़े पैमाने पर भू आकृतियों को आकार देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पटल विरूपण के प्रकार। पटल विरूपण के प्रकार हैं पर्वतनी प्रक्रिया यानी ओरोजेनिक, महाद्वीप रचना यानी एपियोरोजेनिक, भूकंप और प्लेट विवर्तनिक। पर्वतनी प्रक्रिया यानी ओरोजेनिक क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पहाड़ का निर्माण होता है, यानी पर्वतनी प्रक्रिया के द्वारा पहाड़ का निर्माण होता है। महाद्वीप रचना यानी एपिरोजेनिक। एपिरोजेनिक महाद्वीप रचना क्या है? इसमें पृथ्वी की पपड़ी के बड़े हिस्से का उत्थान या विकृति शामिल हो, यानी महाद्वीप रचना में पृथ्वी का जो पपड़ी है उसमें उत्थान आता है। भूकंप, इसमें पृथ्वी का हिलना शामिल है। और प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक में क्या होता है? प्लेट विवर्तनिक यह बताता है कि पृथ्वी की अंतःस्रावी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्रमुख भू आकृतियां कैसे बनाई जाती है। अंतर्जात बलों के प्रभाव का दूसरा प्रभाव है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बात करें तो उन्हें आमतौर पर उन उद्घाटन या छिद्र के रूप में वर्णित किया जाता है जहां लावा या मैग्मा फूटता है, यानी जहां से लावा या मैग्मा जो है वो छेद के रास्ते बाहर आता है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। बहिर्जात प्रक्रियाएं। बहिर्जात प्रक्रियाएं क्या होती हैं? यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर बाहरी बलों यानी एक्सोजेनिक बलों के कारण होती है। अपक्षय। अपक्षय उन दीर्घकालिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की सतह के घिसने का कारण बनती है, जिससे ऊंचाई और भू आकृतियों तथा परिदृश्यों में के राहत में कमी आती है। बहिर्जात कारक हो गए हवा, हिमनद, पानी। बाह्य बलों के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य। बाह्य बलों के लिए ऊर्जा का स्रोत है सूर्य।
अपक्षय, अपक्षय क्या है यानी वेदरिंग। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों और खनिज पृथ्वी की सतह पर टूटते या घुलते हैं। अपक्षय के प्रकार, अपक्षय की प्रकार की बात करें तो यह भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय होते हैं। भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय की बात करें, इसमें चट्टानों और मृदाओं का टूटना शामिल है जो वायुमंडलीय परिस्थितियों के सीधे संपर्क में आने से होता है, जैसे कि गर्मी, पानी, बर्फ और दबाव। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? इसमें चट्टानों और मृदाओं का विघटन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है, जैसे कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन, कार्बोनीकरण, विलयन और जलायोजन। जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय क्या होते हैं? यह जीवित जीवों जैसे कि केंचुए, कृंतक आदि की गतिविधियों के माध्यम से चट्टानों और मृदाओं का टूटना होता है। अपक्षय जो है वो एक अस्थायी प्रक्रिया है। अपक्षय के प्रभाव क्या क्या होते हैं? तो अपक्षय के जो है वो उसके कारण ही परत छोड़ना, परत छूटता है। दूसरा, बृहद संचालन होता है। परत छोड़ना यह एक प्रक्रिया है जब बड़े वक्र प्लेटें या चट्टानों के स्लैब चट्टान के द्रव्यमान की बाहरी सतह से हटा दिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कि यह परत छूट गया। बृहद संचालन, बृहद संचालन क्या है? यह मिट्टी, चट्टान और अन्य मलबे का ढलान की ओर गति है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होता है। गुरुत्वाकर्षण एक अनिवार्य शर्त जो है वो नहीं है, ये किसी और कारण से भी हो सकता है। प्रकार की बात करें तो ये अपक्षय के प्रकार होते हैं, एक तीव्र संचालन और एक मंद संचालन। ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो संचालन हुआ, तीव्र संचालन और मंद संचालन। तीव्र संचालन जो होता है उसको भूस्खलन, हिमस्खलन, पृथ्वी का प्रवाह, कीचड़ का प्रवाह, ये सब इसमें शामिल है। भूस्खलन मतलब वनों की कटाई के कारण होता है। भूस्खलन जो है वो वनों की कटाई के कारण होता है। कीचड़ का प्रवाह जो मिट्टी के तरलकरण की ओर ले जाता है। मंद संचालन यानी क्रीप, क्रीप क्या है? कणों का ढलान की ओर धीमा आंदोलन। तो क्रीप, सोलिफ्लक्शन, सोलिफ्लक्शन क्या है? ढलान के नीचे द्रव्यमान का धीमा गतिशील आंदोलन जो मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्रों में देखा जाता है। तो मंद संचालन के रूप में क्रीप और सोलिफ्लक्शन होता है। इरोजन, इरोजन क्या है? इरोजन यानी अपक्षरण। अपक्षरण में चट्टानों के मलबे का परिवहन भू आकृतिक कारकों जैसे बहता पानी, भूजल, हिमनद, हवाएं और समुद्री लहरों के माध्यम से होता है। अब पढ़ना है भू आकृतियों के बारे में। लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियाँ। भू आकृतियाँ पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक या मानव निर्मित विशेषताएं होती है। इनमें पहाड़, पर्वत, मैदान और अन्य शामिल हैं। भू आकृतियाँ विभिन्न कारकों जैसे नदियाँ, हिमनद, हवा, समुद्री लहरें, भूजल आदि के कारण बनती है। भू आकृति के प्रकार। अपर्दन, तो एक भू आकृति जो है वो अपर्दनात्मक भू आकृतियाँ होते हैं और दूसरे भू आकृति जो है वो निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ होती हैं। अपर्दनात्मक भू आकृतियाँ जो होती हैं ये अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ जो होती हैं ये तब बनाए जाते हैं जब अवसाद कम प्रवाह ऊर्जा वाले क्षेत्रों में जमा होते हैं। अब पढ़ना है नदी के द्वारा बनाए गए कुछ आकृतियाँ। तो एक नदी जो है वो 3 चरणों से गुजरती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। एक नदी का मार्ग जो है वो ऊपरी चरण, मध्य चरण और निचला चरण शामिल है। नदी के युवा अवस्था की बात करें तो नदी जो है वो तेजी से बहती है, जैसे कि भी आकार की घाटी बनाती है, गहरी संकरी घाटी बनाती है, चौड़ी घाटी बनाती है, जलप्रपात बनाती है एवं गहरे मोड़ बनाती है। तो नदी जो है वो युवावस्था में तेजी होती है, भी आकार की घाटी, गहरी संकरी घाटी, चौड़ी घाटी, जलप्रपात और गहरे मोड़ बनाती है। नदी जब प्रौढ़ावस्था में जाती है तो नदी जो है वो ढलान से समतल मैदान में बहने लगती है और ये विसर्प रास्ते को अपनाती है। नदी जो है वो अपना प्रौढ़ावस्था में विसर्प रास्ते को अपनाती है।
नदी जब वृद्धावस्था में पहुंचती है तो नदी की यात्रा का यह अंतिम चरण होता है और अंतिम चरण में नदी जो है वो गोखर झील बनाती है, डेल्टा बनाती है और बाढ़ के मैदान बनाती है। नदी वृद्धावस्था में जब पहुंचती है तो गोखुर झील, डेल्टा और बाढ़ के मैदान बनाती है। अपरदनात्मक भू आकृतियाँ की बात करें तो नदी जो है वो जलगर्तिका, जलप्रपात, अवनामित कुंड, भी आकार की घाटी, गहरी संकीर्ण घाटियाँ, गहरे चौड़ी घाटियाँ, नदी वेतिका और गहरे मोड़ बनाते हैं। निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ की बात करें तो बाढ़ के मैदान, गोखुर झील, मोड़, जलोढ़ पंखे, तटबंध, गुम्फित जलमार्ग बनाते हैं। तो अपरदनात्मक भू आकृतियाँ जो है वो नदी के द्वारा बनाया जाता है। जलगर्तिका, जलप्रपात, अवनामित कुंड, भी आकार की घाटी, गहरी संकीर्ण घाटियाँ, गहरे चौड़ी घाटियाँ, नदी वेदिका और गहरे मोड़। और निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ जो बनती है नदी की वो हो गए बाढ़ के मैदान, गोखुर झील, मोड़, जलोढ़ पंखे, तटबंध, गुम्फित जलमार्ग। काबर ताल जो है वो बिहार में है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। काबर ताल हिमनदों द्वारा बनाए गए भू आकृतियाँ। हिमनदों द्वारा बनाए गए भू आकृतियाँ की बात करें तो एक तो बनती है अपर्दन के कारण और दूसरा बनता है निक्षेपण के कारण। तो अपर्दन के कारण जो बनता है हिमनद में वो बनता है सर्क, शिखर, लटकती घाटियाँ और हिमनद घाटियाँ। सर्क क्या होता है? ये ग्लेशियल घाटियों के सिरों में बनती है। निक्षेपण के कारण जो हिमनद में आकृतियाँ बनती है वो है मोरेन, एस्कर, ड्रमलीन, हिमानी घौत मैदान। तो सर्क जो है वो हिमनद में अपर्दन के कारण बनता है। धार या शिखर अपर्दन के कारण, लटकती घाटियाँ बनती है अपर्दन के कारण, हिमनद घाटियाँ भी जो है वो अपर्दन के कारण बनता है। मोरेन हिमनद में मोरेन जो है वो बनता है निक्षेपण के कारण। हिमनद में एस्कर बनता है निक्षेपण के कारण। ड्रमलीन भी बनता है निक्षेपण के कारण। हिमानी धौत मैदान निक्षेपण के कारण बनता है। फजाड जो है वो समुद्री जल का हिमनदीय गति में प्रवेश है। समुद्री जल का हिमनदीय गति में प्रवेश। टॉर्न झीलें कौन है? तो जब सर्क में जल भर जाता है तब जो झीलें बनती है उनको टॉर्न झीलें कहते हैं। जब सर्क में जल भर जाता है और उससे जो झील बनती है उसी को टॉर्न झील बोला जाता है। भूमिगत जल द्वारा बनाए गए कुछ आकृतियां हैं जिसे काष्ठ भू आकृति भी कहते हैं। ये ऐसे चट्टानों में पाए जाते हैं जो जल संवेदनशील पतली परतों वाले तथा अत्यधिक संधि युक्त और दरारों वाले होते हैं, जैसे कि चूना पत्थर और डोलामाइट जो कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होती है। तो भूमिगत जल के द्वारा जो अपर्दन के द्वारा आकृतियाँ बनाई जाती है वो है सिंकहोल, डोलीन, लिपिस, उवालस, चूना युक्त चबूतर, कदराएँ। और निक्षेपण से जो बनती है भूमिगत जल आकृतियाँ वो है स्टैलेक्टाइट, स्तंभ, स्टैलेग्माइट। तो अपर्दन के कारण भू आकृतियाँ बनने वाले हो गए सिंकहोल अपर्दन के कारण। डोलीन भूमिगत आकृति है। डोलीन जो है वो अपर्दन के कारण। लिपिस अपर्दन। उवालस जो है वो भूमिगत आकृति है अपर्दन के कारण। चूना युक्त चबूतर जो है वो भूमिगत आकृति है जो कि अपर्दन के द्वारा बनाया जाता है। कंदराएँ जो है वो भूमिगत आकृति है जो कि अपर्दन के द्वारा बनाया जाता है। स्टैलेक्टाइट जो है वो भूमिगत आकृति है जो कि निक्षेपण के द्वारा बनाया जाता है। स्तंभ भूमिगत आकृति जो कि निक्षेपण के द्वारा बनाया जाता है। स्टैलेग्माइट जो है वो निक्षेपण के द्वारा बनाया जाता है जो कि भूमिगत आकृति है।
स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट क्या होता है? तो यह छत से लटकने वाली होती है आकृति। स्टैलेक्टाइट जो है वो छत से लटकने वाली आकृति होती है। स्टैलेग्माइट क्या होता है? स्टैलेग्माइट जो है वो ज़मीन से ऊपर उठने वाली आकृति होती है। स्टैलेग्माइट ज़मीन से ऊपर उठने वाली आकृति। जलभृत। जलभृत क्या होता है? जल स्रोत स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच संग्रहित भूमिगत जल जो होता है उसी को जलभृत कहते हैं। समुद्री लहरों द्वारा बनाए गए कुछ आकृतियां हैं। तो समुद्री लहरों द्वारा जो अपरदनात्मक भू आकृतियां बनते हैं वो है चट्टान, गुफाएं, स्टैक, मेहराब। और निक्षेपणात्मक भू आकृतियां जो बनती हैं समुद्र लहरों के द्वारा वो है समुद्र तट, बालू के टीले, बार, अवरोध, रेतीले सिरे, स्थल और द्वीप को जोड़ने वाली रेतीली मिट्टी। तो समुद्री लहरों द्वारा जो आकृति बनती है वो है चट्टान, गुफाएं, स्टैक, मेहराब। चट्टान जो है वो अपरदन के द्वारा, गुफाएं अपरदन के द्वारा बनता है, स्टैक मेहराब अपरदन के द्वारा बनता है। समुद्री भू आकृति जैसे कि समुद्र तट जो है वो निक्षेपण के द्वारा, बालू के टीले निक्षेपण से बनता है, बार समुद्री आकृति है जो कि निक्षेपण से बनता है, अवरोध, रेतीले सिरे ये सब निक्षेपण से बनते हैं, स्थल और द्वीप को जोड़ने वाले जो रेतीली मिट्टी का बनता है वो भी निक्षेपण के द्वारा ही बनता है। हवा द्वारा बनाए गए कुछ भू आकृतियाँ होती है। तो हवा के द्वारा बनाए गए अपरदनात्मक भू आकृतियाँ जो है वो है पेडी प्लेन, प्लेयास, मशरूम चट्टान, पेडस्टल चट्टानें। निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ जो हवा के द्वारा बनाई जाती है वो है बालू के टीले जैसे बरखान और सीप। तो हवा के द्वारा बनाए गए जो भू आकृतियां हैं उनमें से है एक पेडी प्लेन जो है वो अपरदन के द्वारा, प्लेयास भी अपरदन के द्वारा, मशरूम चट्टान अपरदन से, पेडस्टल चट्टान अपरदन से, बालू के टीले जैसे कि बरखान और सीप जो है वो हवा के द्वारा बनाए गए भू आकृतियां हैं जो कि निक्षेपण द्वारा बनाया जाता है। ओएसिस यानी मरुद्यान क्या होता है? ओएसिस यानी मरुद्यान क्या होता है? पानी के स्रोतों वाली उपजाऊ भूमि के छोटे हिस्से जो होते हैं उन्हीं को ओएसिस कहते हैं। ज़्यादातर ये डेजर्ट में होते हैं। लोवस क्या होता है? जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में जमा होती है तो इसे लोवस कहा जाता है। ये बरखान क्या होता है? बरखान ये अर्धचंद्राकार के बालू के टीले होते हैं। बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार के बालू के टीले होते हैं जिनके सिरे या पंख हवा की दिशा से विपरीत दिशा में होते हैं। ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। सीप क्या होता है? यह बरखान के समान होता है लेकिन इसमें केवल एक ही पंख होता है सीप में। तो ये था भू आकृतियाँ से संबंधित कुछ जानकारी।